1400 सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसमें से लगभग 900 जो सभ्यता हैं वो हमारी पाई जाती है भारत में। कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। और लगभग 2 सभ्यता हैं जो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, और जो बची कुछ हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को लोग प्राचीनतम सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ी है मेसोपोटामिक सभ्यता, चीन की सभ्यता, बहुत सभ्यताएं पढ़ी हैं। उनमें से ये एक हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। आज हम लोग जानेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई थी, क्या कार्यकाल रहा इसका। ठीक है, इसका नामकरण किसने दिया और इसका क्या क्या नाम है, हमारे विशेषताएं क्या क्या हैं इसमें, और इसमें क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई वस्तुएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आखिर क्यों ये एक इतनी बड़ी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारे बीच में आज की नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे खोज के बारे में। ठीक है, खोज में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है हमारे चार्ल्स मैसेन। ठीक है, 1826, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखने लायक है। 1826, 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसेन जो थे, चार्ल्स मैसेन को कह सकते हैं कि ये एक टूरिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे आए थे बर्टन बंधु। कौन आए थे? बर्टन बंधु। आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहाँ क्या हुई थी, यहाँ रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेल लाइन में क्या हुआ कि जब बर्टन बंधु का मतलब है 2 भाई थे, जिनका एक का नाम था हमारा जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम, और दोनों को कहते हैं बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, इन लोगों को वहां पर क्या हुआ कि ईंटें प्राप्त होने लगी। पुराने जमाने की जो ईंटें होती है ना, वो इन लोगों को प्राप्त होने लगी। लेकिन ये लोग सोचे अरे कोई बात नहीं है, मतलब इन लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया कि वो जो ईंटें थी ना, उसको इन्होंने रेल पटरी पे जो पटरी बना रहे थे उसी में बिछा दिया। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज जो थी वो हमारे बीच नहीं की। अगर वो जो ईंटें थी वो होती हमारे पास, शायद हम और ज्यादा जानकारी ले सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसी रेल पटरी में उस ईंटों का सहयोग ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, इसके पहले आते हैं वो कनिंघम आते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि किसके नेतृत्व में किया गया था तो हम कहेंगे कि कनिंघम। ठीक है, जो कनिंघम थे वो आए थे। अगर इसकी बात पूछेगा, जेम्स विलियम जो बर्टन बंधु की बात पूछेगा, तो बर्टन बंधु हमारे आए थे 1856 ईस्वी में। ठीक है, इसे पॉइंट याद रखने वाली चीज है। ये आए थे हमारे 1856 ईस्वी में। ठीक है, और ये आए थे हमारे 1826 ईस्वी में। फिर आए थे कनिंघम, और जो कनिंघम थे उनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी 2 व्यक्ति थे। दयाराम साहनी ने क्या किया था? दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। और जो राखालदास बनर्जी थे, इन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, 2 चीजों की, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें मेन जो सभ्यता थी वो हड़प्पा थी और मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, अगर हम इसके अगले पहलू की तरफ आए, जिनका मतलब काल विभाजन, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 3250 ईस्वी बीसी से 2750 बीसी तक मानते हैं। ठीक है, और अगर हम वैज्ञानिकों के अनुसार माने, यानी कि कार्बन 17, ठीक है, एक पद्धति होगी, आपको पता होगा कि कार्बन सभ्यता ये क्या है, एक पद्धति होती है जिसके अनुसार हम काल का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार इसका जो कार्यकाल है वो हमारा दिखाया गया 2300 से 1750 बीसी तक। ठीक है, 2300 से 1750 बीसी तक। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग नामकरण की। इसकी नामकरण की, देखिए नामकरण के बारे में अगर थोड़ा सोचे तो हम थोड़ा सा मैप में चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए, अगर हम इसके शब्द पे जाएं, सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग नॉर्मली जानते हैं, जैसे मैथ में हो गया, फिजिक्स में हो गया, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट में देखें हम लोग, तो जब किसी चीज का आविष्कार कोई करता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम उनका नाम दे देते हैं। जैसे कि न्यूटन ने, न्यूटन के 3 नियम हैं। अब 3 नियम को खोज किया गया तो उसे हम न्यूटन का 3 लॉ बोल दिया गया कि न्यूटन्स लॉ बोल दिया गया। ठीक है, वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या हुआ था कि जब
खोज धीरे धीरे होने लगी, तो जो ये सभ्यता पाई जा रही थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब सिंधु नदी के किनारे पाई गई। सिंधु नदी मतलब यहाँ सिंधु, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, पानी की निकास के लिए वहीं पे रहते, मतलब पानी की आवश्यकता के लिए, ठीक है। तो जो जितने भी सभ्यता थी वो कहाँ पाई जाने लगी, सिंधु नदी के लिए। जब सिंधु नदी के पास पाई जाने लगी, इसे ही धीरे धीरे करके जो जितनी भी सभ्यता पाई गई, जैसे 1400 सभ्यता पाई गई थी हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना इसको। 1400 सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसमें से लगभग 900 जो सभ्यता हैं वो हमारी पाई जाती है भारत में। कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती हैं। और लगभग 2 सभ्यता हैं जो अफगानिस्तान में पाई जाती हैं, और जो बची कुछ हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। नामकरण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो नामकरण कैसे हुआ, सिंधु नदी किनारे पाया गया, ठीक है। पहले हड़प्पा पाया गया, फिर मोहनजोदड़ो पाया गया, तो इसको क्या किया, मिलाकर कह दिया गया कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला। लेकिन फिर बाद में जब हम लोग आगे बढ़े, तो देखा गया कि ये सिंधु घाटी के मतलब सिंधु नदी के किनारे ही नहीं पाया जा रहा है, सिंधु नदी के किनारे के अलावा ये सरस्वती नदी के किनारे भी पाया जा रहा है। तब फिर क्या किया गया, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलित मात्रा में नहीं है, इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। हम लोग ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखो, ये भी बात आप लोगों को पता होगी कि अभी मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया कि जिसने आविष्कार किया उसी का नाम रख देते हैं। वैसे ही सबसे पहले जब इसकी खोज होने लगी, ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा पाया गया। क्या पाया गया, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या है, तो अंतर नहीं है, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये नामकरण के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं विशेषताओं के बारे में, ठीक है। इसकी थोड़ी सी विशेषताएं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता था ना, वो नगरीय था। अगर बात आती है कि सबसे पुरानी सभ्यता, तो हम कहेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व पहले थी। 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 10,000 याद रखिएगा। 8,000 भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मेनली क्या है, 10,000 ईसा पूर्व जो थी मेसोपोटामिया सभ्यता थी। लेकिन अगर यही भी बात कही जाए कि नगरीय सभ्यता कौन सी, पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है पुरानी, तो हम कहेंगे कि पहली नगरीय सभ्यता हमारी क्या है, हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, वो मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था कि विकास बहुत ज्यादा हुआ, ईंट के घर पाए जाते थे, ठीक है। ईंट के घर हो गए, नालियों के निकास हो गया, सड़कें हो गई, इसलिए इसको क्या गया, नगरीय सभ्यता कहा जाने लगा। फिर बात आती है कांस्य युगीन। फिर बात आती है कांस्य युगीन क्या होता है, देखो इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था कि वहां पे 2 चीजें, तांबा और टिन, इसको तांबा प्लस टिन, 2 चीजें थी। इन 2 चीजों को मिला करके बनाया गया कांसा। क्या बनाया गया, कांसा। इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले कांसा कहाँ पाया गया, ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे पहले कांसा सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था, ठीक है। इसी सभ्यता में हमारा क्या था, कांसे का मतलब कि आविष्कार हुआ था। फिर बात आती है आद्य ऐतिहासिक। ये क्या था, आद्य ऐतिहासिक था। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, देखो 3 चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, एक होता है हमारा ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। एक होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है हमारा इतिहास, ठीक है। 3 चीजें होती हैं। ऐतिहासिक में क्या होता है कि जिसमें हमें कुछ साक्ष्य ना मिले हों, यानी कि लिखावट ना मिले हो, कुछ लिखा प्रमाण पत्र ना मिला हो, ठीक है, जिसके बारे में हम ये मतलब कि एक तरीके से लिखित जानकारी प्राप्त ना हो, उसे हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक मतलब होता है कि जिसमें हमें लिखित जानकारी तो प्राप्त हुई हो, लेकिन उसे आज तक पढ़ा ना जा सका हो, यानी कि समझा ना जा सका हो, उसे हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक। कैसे, कि जिसकी हमें प्रमाण तो मिले कि हाँ लिखित सबूत तो मिले हैं, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों द्वारा उसे पढ़ा नहीं जा सका, यानी इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं,
इसलिए हम बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक। और तीसरी होता है इतिहास। इतिहास मतलब होता है जिसके बारे में हम लोगों ने लिखित साक्ष्य पाए हुए हों, ठीक है, जिसे हम लोग आज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इतिहास। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे शांत प्रिय। इस सभ्यता को शांत प्रिय सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि ऐतिहासिक होगा, ठीक है, इसको शांत प्रिय सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हुई, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए जिसके बलबूते हम ये कह सकें कि ये क्योंकि देखो ज्यादातर क्या होता था पुराने समय में, लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि युद्ध होते थे, उसी के बलबूते क्या किया जाता था कि दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई से हथियार, ठीक है, मतलब कोई ऐसे शस्त्र नहीं पाए गए जिससे मतलब इसे प्रमाण प्राप्त हो कि इसमें लड़ाई झगड़े किए जाते थे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये शांत प्रिय सभ्यता थी। ठीक है, फिर ये व्यापार प्रधान भी था। यहाँ पे ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली जिसे हम कहेंगे ये व्यापार प्रधान था। ठीक है, व्यापार प्रधान कैसे था, यहाँ पे बर्तन मिले हैं और यहाँ पे ऐसी ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिसे ये साक्ष्य होता है कि ये व्यापार प्रधान था। ठीक है, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये यहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। फिर बात आती है विस्तृत सभ्यता। विस्तृत मतलब विस्तार, इसका कितना बड़ा फैलाव था, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। ये कुल 4 लाख हेक्टेयर, कितने, 4 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और हमारे भारत, 3 चीजों में फैला हुआ था। ठीक है, और इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना था, 4 लाख हेक्टेयर। समझ आए। अब फिर बात करते हैं सामाजिक विस्तार। सामाजिक विस्तार का मतलब है कि जैसे आजकल हमारे बीच चलती है जातियां, ठीक है, कहेंगे इस जाति के, इस जाति के। उस समय में क्या था, उस समय में इतने साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि हाँ हम जान सके कि हाँ ये कौन सी जाति के हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, वहां पे ये जरूर देखा गया है कि एक निम्न वर्ग था, एक उच्च वर्ग था। ठीक है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग में क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पाई गई, एक ऐसी जगह पाई गई जहां पे जो चीजें थी वो ज्यादा विकसित थी। ठीक है, और एक ऐसी जगह पाई गई जहां पे लोग गरीबी में रहते थे। जैसे अगर हम आज के इसे कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि शहर और गांव, ठीक है, जहां पे विकास बहुत कम हुआ है, और शहर की बात करें जहां पे विकास ज्यादा हुआ है, ठीक है, उसे उच्च और निम्न कह दिया जाएगा। उच्च में क्या करते थे, उच्च में वो लोग रहते थे जो धनी व्यक्ति होते थे, और निम्न वो लोग रहते थे जो थोड़े से निचले तबके के आ जाते थे। ठीक है, तो सामाजिक विस्तार में क्या है, निम्न और उच्च। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी वस्तुएं। क्या क्या चीज यहाँ पे मिली, क्या क्या चीज यहाँ पे प्राप्त हुई, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मोहरे। इसमें सबसे पहले कहीं पे हुए मोहरे, जो सबसे पहले जो कि मेसोपोटामिया में पाया गया था मोहरे, फिर वहां के बाद ये मोहरे क्या पर पाई हुई थी, यहाँ पे। ठीक है, ये मोहरों में क्या था कि ये मोहरों में देखिए पहले तो ऐसे रहता था। देखिए मैं बगल में वीडियो आपको चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए क्या होता था कि एक इसकी अगर मोहरी की बात करें हम लोग, तो ये 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, मतलब बहुत सी छोटी, बहुत छोटी समझ सकते हैं। वो बहुत बड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत छोटी नहीं होती थी। ठीक है, अब मोहरे या फिर आपको सिक्के भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक रहती थी। ठीक है, और दूसरी बात ये लोहे की नहीं होती थी, ये मिट्टी की हुआ करती थी, जिस पर हमें अलग अलग तरह के जानवरों का चित्र मिलता था, जैसे हाथी हो गए, ठीक है, और बहुत से चित्र बना सकते हैं, हाथी, चीता, शेर। ठीक है, लेकिन जो कॉमन था, सबसे कॉमन था, वो एक रेनाकॉर्नस का था। मतलब एक इमेजिन कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो एक रेनाकॉर्नस जैसा जानवर था जो कि इसमें सबसे प्रचलित था, यानी कि इसकी मोहरी बहुत ज्यादा पाई गई है। ठीक है, और दूसरा था कुम्हार का चाक। ठीक है, कुम्हार के चाक पाए गए हैं। अन्नागार, अन्नागार का मतलब अन्न रखने की जगह जो थी वो पाया गया है। प्रतिमाएं पाई गई हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां पाई गई हैं। यहाँ पे नहाने का स्थल, अच्छा नहाने की स्थल ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, नहाने का स्थल पाया गया है। और जो नहाने के स्थल हुआ करते थे ना, जैसे कि आज हम लोग जिसे आज की भाषा में स्विमिंग पूल कह देते हैं, ठीक है, वो वैसे ही उस समय में नहाने के पूल हुआ करते थे। नहाने मतलब एक तरह का स्विमिंग पूल कह सकते हैं। जो कैसे हुआ करते थे, ये लोग बनाते थे ना, उसमें एक पेंट किया करते थे, जैसे कुम्हार के चाक टाइप, मतलब कि एक पेंट लगाते थे, एक ऊपर से पुट्टी टाइप में कह सकते हैं, पुट्टी करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था,
पानी जो था ना, पानी इधर से उधर नहीं जाता था, एक तरह से लेपिंग करते थे, ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात, जो कुएं का विस्तार हुआ, ठीक है, सबसे पहले कुआं जो है ना यहीं पे पाया गया था। कहाँ पे? इसी सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था कि जो कुएं थे वो पाए गए थे, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसी सभ्यता में हमारे नहाने के स्थल, कुएं, और सबसे बड़ी बात आभूषण और ताबूत। ताबूत मतलब आज के समय में जैसे ताबूत अब हम पाते हैं, उस समय में ताबूत, लोग ताबूतों में बंद करके मृत शरीर को दफनाया जाता था। बहुत से कब्रिस्तान भी पाए गए हैं, और अधिकतर कब्रिस्तान में क्या लिखा रहता है? R37, RH37, ये जो था ना ये लिखा रहता था RH37। अब इसका क्या मतलब है आज तक वैज्ञानिक को ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन ये लिखा रहता था, ठीक है। तो पता नहीं इसका कैसे हुआ था, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग, मतलब अलग अलग कारण हैं, ठीक है, कि दब गई थी कहते हैं, ठीक है, नदी के किनारे था इसलिए बह गया था। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को ये सच प्राप्त नहीं हुआ कि इसका पतन कैसे हुआ है, ठीक है, कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।